Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We're about to start our next lecture, which is on the chapter number 7. Chapter number 7, and the topic for today's lecture is the isomerism. Okay, so basically, the concept of the isomerism is an important feature of the organic chemistry. हमारी पूरी organic chemistry के अंदर जो isomerism का topic है, it is the most important topic because it एक्चुअली डिसाइड किए जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ये जो शेप है या जो हमारे पास बॉन्डिंग हो रही है वो किस तरह की होगी. टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज एंड द प्रॉपर्टीज आर सेड टू बी आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. This is the main statement of the isomerism, which is that two or more compound, दो या दो से ज़्यादा compounds जिनके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हों, ठीक है, जिनके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो. फॉर एग्जांपल अगर हम इधर डिस्कस करें तो हम ब्यूटेन को डिस्कस कर सकते हैं. फॉर जैसे कि C4, वेट लेट मी whiteboard, yes, C4H10 को हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, ये एक मैंने कंपाउंड लिया है जिसका जो फॉर्मूला है वो C4H10 है. नाउ वी कैन राइट दिस C4 in this form as well: CH3, CH2, CH2, CH3, 3, 2, 2, 3, total 10, 1, 2, 3 and 4, C4, H10. ठीक है. Now this same thing can be written as C, C, C and C. CH3, CH3, CH3. कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, 3 इसके साथ बना रहा है और एक इधर, एंड 1 H. नाउ 3, 3, 3, 9, 1 hydrogen, 10, 1, 2, 3 and 4 कार्बन. दिस इज ऑल्सो C4H10. और जो हमने अभी ऊपर स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर बनाया, दैट वाज आल्सो अ C4H10. तो इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C4H10 था, बट जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट है. पहला वाला स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर था, सेकंड वाला आइसो स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो दैट इज द वेरिएशन ऑफ द आइसोमर्स, दैट टू और मोर कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट हो, एंड द प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू बी आइसोमर्स. इस प्रॉपर्टी को हम आइसोमर कह देते हैं और फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. So the structural formula of a compound shows the arrangement of the atoms and the bond present in it. जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह की अरेंजमेंट है एटम्स की और कितने बॉन्ड मौजूद हैं. सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन टू हैव स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज ब्यूटेन C4H10. ठीक है, सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन है उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है C4H10. जो अल्केन्स हैं जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, बट ईच एग्जिस्ट इन स्ट्रक्चरल फॉर्म ओनली. लेकिन हर कोई सिर्फ स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर अंदर एग्जिस्ट करता है. अब हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट वी कैन ऑल्सो explain it on the whiteboard. CH3, CH2, CH3, इसका और कोई स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता. अगर हम कहें कि हम इसके स्ट्रक्चर में अगर मैं कहूँ इसके स्ट्रक्चर में मैं एक कार्बन इधर जोड़ दूं तो भी दिस इज अ लीनियर स्ट्रक्चर, ब्रांच नहीं बन रही. ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इसके स्ट्रक्चर में मैं CH3, CH2, CH3 कर दूं तो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर स्ट्रक्चर. ये भी एक लीनियर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है. इसका मतलब CH3 को मैं जैसे भी लिखूं, जिस तरह से भी मैं CH3
CH2 CH3 तीन कार्बन वाले को लिखूं, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। इसी तरह से CH2 मीथेन का, इथेन के अंदर दो कार्बन होते हैं, मीथेन के अंदर एक कार्बन होता है, प्रोपेन के अंदर तीन कार्बन होते हैं। ये तीन ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी शेप में बदलती भी रहूं, जिनका स्ट्रक्चर में बदल भी दूं, तो भी इनका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। अबव 3 कार्बन जितने भी स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद हैं, 4 कार्बन, 5 कार्बन और सो ऑन, इन तमाम का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैन बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर सच एज आइसो, नियो और द लीनियर स्ट्रक्चर। Now we are on our next slide. If we study the structural formula, अगर हम सिर्फ स्ट्रक्चर फॉर्मूला पढ़ें ब्यूटेन का यानी C4 का, और दूसरे हायर हाइड्रोकार्बन्स का जैसे कि अल्केन फैमिली, अल्केन फैमिली यानी सिंगल बॉन्ड वाली फैमिली इज द अल्केन फैमिली। अगर हमारे पास कोई एक लंबी चेन है जिसमें तमाम कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये अल्केन है। अगर इस पूरी चेन के अंदर कहीं भी सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां दो कार्बन दो बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इट इज अल्कीन फैमिली। और अगर पूरा कार्बन की स्ट्रक्चर के अंदर कोई एक ऐसे दो कार्बन है जो तीन बॉन्ड से मिलकर जुड़े हुए हैं, तो ये अल्काइन फैमिली कहलाती है। So if we will observe that if it is possible to arrange the atoms present in the molecule in more than one way to satisfy all the valencies, तो ये पॉसिबल है कि हम एक एटम को more than one structure formula के थ्रू रिप्रेजेंट करें। This means that it is possible to have two or more different arrangement for the same molecular formula। और इसका मतलब ये भी है कि हम एक ही सेम molecular formula को different arrangements के अंदर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पे जो ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है कैन हैव टू डिफरेंट अरेंजमेंट, इसकी टू डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एन ब्यूटेन है, इट कैन बी लीनियर स्ट्रक्चर एंड इट कैन बी आइसो स्ट्रक्चर। द फैक्ट हैज बीन सपोर्टेड बाय एन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इस चीज को एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के थ्रू भी जो है वो फाइनलाइज किया गया है कि देर आर टू कंपाउंड्स विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमारे पास दो कंपाउंड हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, पर दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। अम, दोनों की प्रॉपर्टीज अब हमारे पास डिफरेंट क्यों आनी है? दोनों की प्रॉपर्टीज हमारे पास इससे डिफरेंट है क्योंकि उनके जो अटैचमेंट ऑफ अरेंजमेंट है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो वेरिएट करता है। Moving towards isomerism is not only possible but common if the compounds contain more than 3 carbon atom। अब ये जो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना है, ये सिर्फ उन कंपाउंड्स के अंदर ही पॉसिबल है जिनके अंदर मोर देन 3 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। As the number of the carbon atom in hydrocarbon increase, जैसे जैसे number of carbon atom, जिस जिस तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होता जाता है हाइड्रोकार्बन के अंदर, हाइड्रोकार्बन रिमेंबर उस तरह के कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन इन्वॉल्व हों, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होता जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। हमने अगर ब्यूटेन देखा है C4H10 जिसके सिर्फ दो आइसोमर्स है, एक लीनियर और एक आइसो, तो जब वो जाएगा C5H12 के ऊपर, तो उसके तीन आइसोमर्स होंगे, द आइसो, लीनियर एंड नियो। लेट मी जस्ट मेक देम। C4H10 को हमने डिस्कस किया, अब हम C5H12 को डिस्कस करेंगे। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। इन दिस कार्बन चेन CH3 2 2 2 and 3। ठीक है, दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ C5H10 and other structure that we can make for the carbon is 1 2 3 4 5। ठीक है, another structure that we can make is carbon in the center, 1 2 3 4। Now this is the neo structure. For more clarification, I am making the neo structure here again। सेंटर कार्बन 1 2 3 4 एंड फिफ्थ इज द सेंटर।
तो ये जो कार्बन बाकी 4 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, दिस इज कॉल्ड नियो स्ट्रक्चर। तो अब C5H10 के हमारे पास टोटल कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? इसके हमारे पास 3 आइसोमर बन सकते हैं। इसी तरह से जब C6H14 जाएगा तो उसके 4 की बजाय 5 आइसोमर्स बनेंगे, और जैसे जैसे कार्बन एटम का अमाउंट जो है वो इंक्रीज होगी, वैसे वैसे आइसोमर जो पॉसिबल बनेंगे वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। 5 कार्बन कंपाउंड्स जैसे कि पेंटेन हैज 3 आइसोमर्स when the number of 3 isomer constant neo iso and linear when the number of the carbon atom increase to 30, जब कार्बन एटम टोटल 30 हो जाएंगे, नंबर ऑफ आइसोमर्स अबाउट अमाउंट्स टू हैव 4 बिलियन। वो कार्बन चेन जिसके 30 कार्बन होंगे उसके 4 बिलियन आइसोमर्स बन सकते हैं। So basically, this was an isomer main statement and the explanation respective to the C4H10, which is butane, and C5H14, which is pentane. Now we are going to study or focus on the types of the isomers. Isomers की types क्या हैं? Number one is there are main two types of the isomer. Isomers की दो main types हैं, the structural isomerism and cis trans isomerism or geometric isomerism. जो structural isomerism है, it is directly related to other structure, while the cis trans isomerism or geometric isomerism is related to the geometry of the different isomers of the same element. In structural isomerism, we further divide the term structural isomerism into the chain isomerism, position isomerism, functional group isomerism, metamerism, and tautomerism. ठीक है, हम फर्दर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कन्वर्ट करते हैं इनटू चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। जो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म है, ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं। तो जो दो मेन टाइप्स हैं आइसोमेरिज्म की, वो स्ट्रक्चरल और सिस ट्रांस है। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसको हमने चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म में डिवाइड किया हुआ है। First, we are going to study the structural isomerism. So the structural isomerism is not confined to the hydrocarbons only. जो हमारा structural isomerism है, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स तक जो है वो बाउंड नहीं है। इनफैक्ट ऑल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की जितनी भी क्लासेस हैं और जितने भी उनके डेरिवेटिव्स हैं, वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो करते हैं। Structural isomerism arise due to difference in the arrangement of an atom. स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की रीजन क्या है? अरेंजमेंट डिफरेंस, डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एन एटम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है। दी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कैन बी एग्जिबिट इन द 5 डिफरेंट वेज। ये स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जो है वो 5 डिफरेंट वेज में हमारे पास होता है। चेन आइसोमेरिज्म भी हो सकता है, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटा एंड टॉटोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या है? This type of isomerism arises due to the difference in the nature of the carbon chain. इस तरह की जो आइसोमेरिज्म है हमारे पास, ये जो आइसोमेरिज्म है ये हमारे पास आती है ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द कार्बन चेन। डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द कार्बन चेन की नेचर में डिफरेंस की वजह से। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पेंटेन है उसके हमने अभी पढ़ा एन पेंटेन यानी लीनियर स्ट्रक्चर भी बन सकता है, आइसो पेंटेन भी बन सकता है, नियो पेंटेन भी बन सकता है। इसमें कार्बन कार्बन तो 5 ही है और हाइड्रोजन भी हमारे पास 14 जो है वो 14 ही है। बट वेरिएशन हमारे पास कहाँ आ रही है? वेरिएशन आ रही है कार्बन की चेन में। ये इस कार्बन चेन के ऊपर ब्रांचेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू आइसो, और आइसो में ब्रांच एक ज्यादा है एज कंपेयर टू एन। एन में कोई ब्रांच नहीं है। तो ये जो डिफरेंस हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएशन ऑफ द कार्बन चेन, इसके ऊपर हम लोग जो है वो फर्दर और डिस्कशन करेंगे। Position isomerism is the second type of the isomerism, structural isomerism. This was the chain isomerism, and now we are going to study the positional isomerism. So this type of isomerism arises due to difference in the position of the same functional group on the carbon chain.
ये आइसोमेरिज्म किस वजह से होती है? बेसिकली ये आइसोमेरिज्म हमारे पास जो है वो आती है ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन वेरी करती है। अब हम इसको फर्दर जो है वो स्टडी करेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम रिमेन द सेम। जो अरेंजमेंट है हमारे पास कार्बन एटम की वो सेम रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस टाइम पे एग्जांपल है क्लोरोप्रोपेन की। इसके दो पोजिशनल आइसोमेरिज्म्स हैं, क्लोरोप्रोपेन। नाउ क्लोरो, लेट्स सी हाउ दिस इज द क्लोरोप्रोपेन। यानी CH3 CH2 CH2 Cl, एंड पे सिर्फ हमारे पास क्लोरीन मौजूद है, एंड दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्रोपेन। ये क्लोरोप्रोपेन एन यानी लीनियर फॉर्म में भी हो सकता है, और यही क्लोरोप्रोपेन आइसो फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, CH3 CH CH3 एंड एट द बॉटम इज Cl। so this is called क्लोरोप्रोपेन। अब ये जो क्लोरोप्रोपेन है इसमें क्लोरीन हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो लीनियर चेन के एंड पे भी आ सकता है, और फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आइसो फॉर्म के अंदर भी आ सकता है। अगर ये आइसो फॉर्म के शेप में लगा होगा तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन कहलाएगा, और अगर ये 1 की फॉर्म में होगा तो इट कैन written as 1 क्लोरोप्रोपेन। now I'm generating a poll. The poll is on your screen. Kindly answer this poll in next 30 seconds. The structure isomerism is same as the cis and trans isomerism. I'm ending the poll in next 30 seconds. Okay. So next example is of C4H8, which is a butene. ब्यूटीन का नाम ईन है, इसका मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। इसके दो पोजिशनल आइसोमेरिज्म होते हैं। अब अगर हम ये 1 ब्यूटीन देखें, CH3 CH CH2, मैंने कहा था कोई भी ऐसी पूरी लॉन्ग चेन में कोई भी एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हों तो वो अल्कीन कहलाता है। तो दिस इज ब्यूटीन, और इस ब्यूटीन के अंदर 4 कार्बन मौजूद हैं और लास्ट 2 कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड है। सेम यही C4H8 कैन ऑल्सो रिटर्न एज दिस फॉर्म, जिसमें लास्ट 2 या फर्स्ट 2 कार्बन के बजाय जो बिल्कुल मिड वाला कार्बन है इसके बीच में 2 डबल बॉन्ड मौजूद होंगे। अब डबल बॉन्ड जहां लगता है अगर वो एंड के करीब हो तो हम वहां से नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर इस चेन में देखें तो कार्बन पहले के साथ ही डबल बॉन्ड है, तो हम इसलिए इसको कहेंगे ये है 1 ब्यूटीन। इधर हम देखें, इधर से इस साइड से अगर हम स्टार्ट करें तो भी कार्बन नंबर 1 दिस इज, कार्बन नंबर 2 इज दिस, ठीक है। ये कार्बन नंबर 3 हो गया हमारे पास, और ये कार्बन नंबर 4 हो गया हमारे पास। इसी तरह से अगर तो देखें तो ये 2 ब्यूटीन बनता है। अब अगर हम इस साइड से पढ़ना शुरू करें तो ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है। तो अगर हम इस तरफ से क्लासिफिकेशन करना शुरू करें तो भी ये 2 ब्यूटीन बनेगा,
और अगर हम इस तरफ से करते हैं तो भी ये ब्यूटेन बनेगा। लेकिन अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर को देखें तो इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम इस तरफ से काउंट करते हैं तो दिस इज 1 ब्यूटीन, लेकिन अगर हम इस तरफ से काउंट करते हैं तो दिस इज 3 ब्यूटीन। तो हम लोग लेफ्ट राइट की जगह राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो इस वाले कार्बन के सबसे ज्यादा नजदीक है और इस वाले कार्बन से सबसे ज्यादा दूर है। तो फंक्शनल ग्रुप जिस भी कार्बन के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, जिसमें एंड के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, हम वहां से नेमिंग एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं। So this is the poll on your screens. Okay, I'm ending the poll now. And the answer is yes. The C4H8 can be written in more than one form. Now I'm sharing a YouTube link with you. In this video, you will learn about structural isomers of the alkanes, what structural isomers are, and be able to give examples of isomers. Here are the formulae of the first four alkanes: methane, ethane, propane, and butane. And here are the structural formulae of the first three. Pause the video and draw out the structural formula for butane. I expect most of you have drawn a straight chain molecule like this. However, there is another way of arranging the atoms. It has the same molecular formula, but a different structural formula. These two forms of the molecule, C4H10, are called structural isomers. The longest chain in this molecule is 3 carbon atoms long, so we say it is a form of propane, with a methyl group sticking to the second or middle carbon atom, so its name becomes 2-methyl-propane. Do not be confused, it is still an isomer of butane because of the 4 carbon atoms. To make it easier to draw these structural formulae, we often omit the hydrogen atoms and just show the bonds connecting the carbon atoms, bending the chain so you can see where the carbon atoms are. Before we try to find more isomers, here is the story of lead-free petrol. Petrol for cars is mostly octane, C8H18. In the 1920s, when petrol started to be used for cars, the petrol-air mix in the cylinders was to explode too quickly before the spark, causing the engine to knock or jolt. If an isomer of octane was used, the petrol burnt more smoothly. Look carefully, there are 8 carbon atoms, so it is a structural isomer of octane. But what is its formal name? Pause and count the atoms in the longest chain. Whichever way you count, the longest chain is 5 carbon atoms long, so the name will be pentane.
And off the third atom in the chain, there is an ethyl group and also a methyl group. So its name will be, pause and think, 3,3-methyl ethyl pentane. But this compound is not normally found in crude oil and is very expensive. In 1923, scientists discovered a compound of lead with almost the same structure and did the job perfectly: lead tetraethyl or tetraethyl lead. You might remember that lead is in group 4 of the periodic table along with carbon. The lead addition helped the petrol to burn smoothly, but the lead atoms combine with oxygen, forming lead oxide. This comes out of the exhaust pipe as a fine dust and is very toxic. It has taken us until this 21st century to get rid of all the lead in petrol globally. But for 80 years, lead from car exhausts has been carried around the world and is even found in the ice in Antarctica. So let's finish with a simpler example. Can you find the other 4 isomers of hexane, C6H14, and give them their formal names? I'll give you a hint. There are 2 based on pentane and 2 based on butane. Pause whilst you try to draw them out. Here are the hexane isomers with 5-carbon chain, so they are named pentane, 2-methylpentane, 2 because the methyl group is on the 2nd carbon atom in the pentane chain. Count the atoms, 6 carbons, 14 hydrogens, it's still hexane. And here's the other isomer based on pentane, 3-methylpentane. And there are 2 more structural isomers based on butane with only 4 carbon atoms in the longest chain, 2,3-dimethylbutane and 2,2-dimethylbutane. So from this video you should know that structural isomers have the same molecular formula but different structural arrangement, and that naming is based on the length of the longest carbon chain and on where the groups come off this chain. The previous video got us introduced to a unique concept of homology. That is the concept in which compounds with the same general formula appear in succession. Now in this video, let's get introduced to another interesting concept. What if I tell you that there are many carbon compounds which possess the same number of atoms in them but have completely different structures? What do I mean? Can there be compounds that have the same number of atoms of each element in them but arranged differently? Yes, this is the concept of isomers. Isomers is the term that originated from the 2 Greek terms, iso meaning same or equal and meros meaning parts. Thus, here the term represents the compounds that have exactly the same number of atoms of each element in them. However, the arrangement of these atoms is completely different. For the sake of understanding, let us assume we have a compound like this. There are 2 atoms of A, 1 atom of B and D, and 3 atoms of C. Now look at this structure. The number of atoms of each element is the same, but the structure is different. There could be many more combinations that could rise if we rearrange the atoms. All these structures can be called as isomers of each other. How do we define isomers then? Isomers can be defined as the compounds which have the same molecular formula but different structural formula and thus different properties. That means if we take molecules of the isomers and compare them, then the number of atoms in each molecule will be the same, but their structural or spatial arrangement will be different. Wait, what do we mean by structural and spatial arrangement of atoms? We will see that in the next video. Okay. So I hope आपका concept जो है towards the isomer is more clear now. Let's just revise our topic for today's lecture.
तो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था आइसोमर से। आइसोमर वो कॉन्सेप्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इफ यू टू मेन स्टेटमेंट वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द स्टेटमेंट। जब हमने उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है वी कैन यूज अनदर वर्ड्स, लेकिन स्टेटमेंट रिमेन सेम, which is two or more compounds having the same molecular formula, जिनके molecular formula सेम हो लेकिन इनके जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला बदल जाए along with its properties, तो then it is called isomerism। जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है कंपाउंड का ये शो करता है अरेंजमेंट ऑफ एटम along with its bonding। क्या सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किधर जो है वो लगा हुआ है, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या वो ब्रांच स्ट्रक्चर है या वो लीनियर स्ट्रक्चर है। जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है विद आइसोमर इज ब्यूटेन विच इज C4H10। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ। जो सिंपलेस्ट हमारे पास हाइड्रोकार्बन है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो शो करता है वो ब्यूटेन है। उसके बाद फिर अल्केन्स, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। मीथेन यानी एक कार्बन, जो ब्यूटे इथेन है with the two carbons and propane with the three carbon do not show any isomerism। I have already told you along with the structures कि जो मीथेन है CH4 C। अब इसके अंदर और कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, सिर्फ चार और कोई कार्बन मौजूद नहीं है, सिर्फ चार हमारे पास हाइड्रोजन। इफ यू सी तो ये सिर्फ चार हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये चारों हाइड्रोजन किसी भी पोजीशन में आ सकते हैं लेकिन कार्बन एक ही है और कार्बन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, हर जगह पे वो CH4 की फॉर्म में ही होगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जो है वो किसी भी किस्म का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। सेकेंड एग्जाम्पल इज CH3 एंड CH3। अब इधर एक कार्बन ये है और दूसरा कार्बन ये है अलॉन्ग विद द 3 हाइड्रोजन। तो इसमें भी कार्बन और की कोई ब्रांच जो है वो इसके ऊपर नहीं लग सकती। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ लीनियर स्ट्रक्चर ही बनाएगा, इसलिए वी कैन से कि ये भी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म या सिंपल आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो नहीं करते। आइसोमेरिज्म हैज द टू वर्ड्स, आइसो मींस सेम एंड मेरिज्म means the number of the atoms। तो सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे आइसोमेरिज्म के अंदर, सिर्फ स्ट्रक्चरल वेरिएशन इसके अंदर हमारे पास आएगी। तो जो स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है जिसका कोई आइसोमेरिज्म है वो हमारे पास ब्यूटेन है विच इज C4H10। फर्दर जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है ये डिफरेंट अरेंजमेंट हमें बताता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए। जैसे कि हमारे पास ब्यूटेन मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो डिफरेंट अरेंजमेंट है, जैसे एन ब्यूटेन और हमने आइसोब्यूटेन की दिखाई है। सेकेंड हमारे पास C5H10 है, ठीक है। जैसे जैसे हम इंक्रीज कर देंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वैसे वैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। और अगर हम 30 कार्बन के एक स्ट्रक्चर को देखें तो टोटल उसके अंदर 4 बिलियन हाइड्रोकार्बन, 4 बिलियन आइसोमर्स ऑफ 30 कार्बन चेन जो है वो हमें मिल सकते हैं। देन हमने जो है वो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की तरफ देखा। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द आइसोमेरिज्म, द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म and cis-trans isomerism or geometrical isomerism। Cis-trans isomerism is also called the geometrical isomerism। और जो structural isomerism is further 5 types के अंदर divide किया गया है which is chain isomerism, position isomerism, functional group isomerism and metamerism, tautomerism। Today we have studied about the structural isomerism। जो structural isomerism है ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड नहीं है, ये तमाम ऑर्गेनिक फैमिली से रिलेटेड है। और जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है ये बेसिकली स्टार्ट होती है टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स की अरेंजमेंट के अंदर जो वेरिएशन आती है, जो डिफरेंस आता है, उससे ये जो है वो शुरू होती है विद इन द मॉलिक्यूल। जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है ये 5 डिफरेंट वेज के अंदर है, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप है, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म है। We have started with the chain isomerism। और जो chain isomerism है ये difference in the nature of carbon chain की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास C5H10 था तो C5H10 को हम लीनियर, आइसो और नियो तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर लिख सकते थे। तो ये जो चेंज इन नेचर है, डिफरेंट चेन्स ऑफ सेम isomers of the same element of atoms, तो इसे हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं जिसमें सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ द चेन वेरिएट करता है। जो सेकंड हमने पढ़ा है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप।
फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो वेरी करेगी, एक ही चेन होगी, सेम स्ट्रक्चर होगा, लेकिन क्योंकि पोजीशनल ग्रुप की जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करेगा, जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ये एक आइसोमर है, लेकिन ये पोजीशन आइसोमर है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्लोरो प्रोपेन है, अगर क्लोरीन हमारे पास फर्स्ट पोजीशन के ऊपर लगा है तो ये क्लोरो प्रोपेन है। लेट्स जस्ट एलेबोरेट इट ऑन अ व्हाइट बोर्ड। हमारे पास है कार्बन 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 एंड Cl, ठीक है। नाउ अगर हम लोग इसको इस साइड से पढ़ना शुरू करें तो दिस इज 1 2 3 एंड 4, तो वी कैन से कि ये है 3 क्लोरो, थर्ड कार्बन के साथ लगा है 3 क्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। बट हम इसको 1 क्लोरोप्रोपेन क्यों लिखते हैं, वो हम इसको इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब हम इसको Cl लिख रहे हैं, दिस इज नॉट HCl, दिस इज Cl, तो ये क्लोरीन इस वाले कार्बन से सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए हम यहाँ से नंबरिंग देना शुरू करते हैं। तो हम नंबरिंग सबसे पहले देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है और कौन सा जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस कार्बन के सबसे ज्यादा करीब है। तो इस कार्बन के सबसे ज्यादा करीब हमारे पास आ रहा है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, इसका नाम देते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन का, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो ये स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट है। लेट्स जस्ट एलिब्रेट दिस स्ट्रक्चर ऑन द व्हाइट बोर्ड, C एंड Cl। अब ये क्लोरीन सबसे ज्यादा करीब इस कार्बन के है, ठीक है। अब ये कार्बन, अब हम यहाँ से नंबरिंग तो नहीं शुरू कर सकते 1 2 और फिर यहाँ पर आए 3, नो, दिस इज द रॉन्ग नंबरिंग। अब हमने देखना है कि ये पूरा जो क्लोरीन के साथ कार्बन लगा हुआ है ये किस एंड के ज्यादा करीब है, तो ये इससे भी करीब है, इससे भी करीब है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3, और आई कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 एंड 3। दोनों केसेस में 2 क्लोरोप्रोपीन ही बनेगा, क्यों, क्योंकि वो सेकेंड पोजीशन पे ही आ रहा है दोनों साइड से। बट इफ यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर हो, तो अब अगर मैं इस साइड से शुरू करूं तो दिस इज 1 2 3 दिस इज 3 क्लोरोप्रोपीन, लेकिन अगर मैं इस साइड से नंबरिंग शुरू करूं तो 1 2 3 एंड 4 दिस इज 2 क्लोरोप्रोपीन। इसका मतलब कि हम जब ये स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। इन इन दैट केस अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर मौजूद हो, कार्बन 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 कार्बन, अब इस केस में अगर हम देखें, अगर इधर से पढ़ना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हम लिखेंगे 5 6 ब्रोमो, ठीक है। लेकिन अगर हम इधर से पढ़ना शुरू करें तो हम लिखेंगे 1 एंड 2 ब्रोमो, राइट, 1 2 ब्रोमो हेप्टेन, ठीक है। 6 है तो हेप्टेन, 1 2 ब्रोमो हेप्टेन। अगर हम जो है वो लेफ्ट टू राइट जाएं तो हम लिखेंगे 5 6 ब्रोमो हेप्टेन। तो हम 5 6 ब्रोमो हेप्टेन क्यों लिखेंगे, जब वो जो है वो दूसरे एंड से दूसरी तरफ से अगर हम उसको पढ़ना शुरू करें तो ज्यादा करीब है। फॉर दैट पर्पज हम इसको 1 2 ब्रोमो हेप्टेन के नाम से लिखते हैं। सेकेंड, ओके। नेक्स्ट हमने जो पढ़ा वो हमने जो है वो एक और एग्जांपल की, विच इज C4H8, जिसके दो पोजिशनल आइसोमर्स हमारे पास मौजूद थे। जो दो पोजिशनल हमारे पास आइसोमर्स मौजूद थे वो जो है वो प्रेजेंट थे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो वी हैव C4H8, और C4H8 जो वेरिएट इस टाइम पे कर रहा है वो कर रहा है अपने डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से। तो लेट्स जस्ट एलेबोरेट द स्ट्रक्चर। 1 2 3 एंड 4। अब अगर हम इधर देखें तो अगर इस साइड से पढ़ें तो ये
3 हमारे पास, सॉरी जस्ट अ सेकंड, ये हमारे पास 3 ब्यूटीन बनेगा, लेकिन अगर हम इस साइड से पढ़ें तो इट विल बी 1 ब्यूटीन, क्योंकि पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसका नाम हम 1 ब्यूटीन रख सकते हैं। अब डबल बॉन्ड वेरिएट अगर करता है तो वो इस स्ट्रक्चर में कर रहा है 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, ऑन बोथ केसेस दिस इज 2 ब्यूटीन। अब ये भी हो सकता है कि कार्बन इस पोजीशन के ऊपर आ जाए, ठीक है। अब ये जो डबल बॉन्ड है जो अब पहले इधर मौजूद था अब इधर मौजूद है, अब अगर हम इसका डबल बॉन्ड इधर देखें और नंबरिंग शुरू करें तो इस लिहाज से ये हमारे पास बन जाता है 3 ब्यूटीन, लेकिन अगर हम दोबारा से नंबरिंग इसी साइड से शुरू करें तो ये बन जाएगा 1 ब्यूटीन। तो ये जो पहला स्ट्रक्चर है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर हो जाता है, क्योंकि दोनों केसेस में पहली पोजीशन पे ब्यूटीन आ जाता है और वो 1 ब्यूटीन के नाम से जो है वो 1 ब्यूटीन हम उसको कहते हैं, क्योंकि वो 1 दोनों साइडों से जो पोजीशन है उसकी वो नंबर 1 कार्बन के ऊपर आ जाती है। सो दिस वाज इट, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन सेम स्ट्रक्चर है हमारे पास, हमने C4H8 हमने डबल, और सेम गोज विद द ट्रिपल बॉन्ड। हमने ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल को अभी डिस्कस नहीं किया है, लेट्स जस्ट डिस्कस द ट्रिपल बॉन्ड एग्जांपल एज वेल। अगर हमारे पास कोई भी कार्बन की 4 कार्बन की चेन है जिसपे किसी भी एक पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है ये किस कॉर्नर के ज्यादा करीब है, क्या इसके या इसके। Now, if we start the numbering from this position 1, 2, 3 and 4, तो ये जो सेकंड पोजीशन के कार्बन के साथ अटैच है तो हम कह सकते हैं कि ये 2 ब्यूटाइन है, ठीक है। 4 कार्बन तो ब्यूट, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE के का जो है वो हम अटैच कर सकते हैं इसके एंड पे, तो ये 2 ब्यूटाइन है। अब अगर हम नंबरिंग इसकी शुरू करें फ्रॉम दिस कार्बन, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करें, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर ही दोबारा हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो अगेन नंबरिंग हम लेफ्ट से इस केस में जो ब्यूटीन का केस है जिसके बीच में ट्रिपल या डबल बॉन्ड मौजूद है, हम उसमें राइट से नंबरिंग शुरू करें या लेफ्ट से नंबरिंग शुरू करें, नेम देते हुए सेम जो है वो नंबरिंग आ जाती है। लेकिन अगर हमारे पास पेंटेन है या पेंटाइन है, यानी 3 4 5 वाला है, अब अगर इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखें और इसकी नंबरिंग शुरू करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये 3 पेंटाइन बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी राइट टू लेफ्ट नंबरिंग शुरू करें 4 एंड 5, तो इट विल बिकम 2 पेंटाइन। तो अब हम प्रेफर किस नाम को करेंगे, हम उस नाम को प्रेफर करेंगे जो बाद में हमारे पास आया, यानी 2 पेंटाइन, क्योंकि इन सेकेंड नेम जो ट्रिपल बॉन्ड था वो कॉर्नर के ज्यादा करीब था। जिस कार्बन के ज्यादा करीब था वो कॉर्नर वाला दिस कार्बन है। अगर हम इसका डिस्टेंस इसका इस साइड से देखें तो ये 3 कार्बन अवे, और अगर इसका इस साइड से देखें तो ये 2 कार्बन अवे। तो इस बेसिस के ऊपर हम कहते हैं कि जो 2 पेंटाइन है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है उससे किसी कॉर्नर के ज्यादा करीब होना चाहिए, और उस बेसिस के ऊपर हम उसकी नेमिंग देते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड द पोजीशन आइसोमर बेसिकली, कि पोजीशन आइसोमरिज्म में एक जो फंक्शनल ग्रुप है वो एंड कार्बन से कितनी डिस्टेंस पे होगा या किस पोजीशन पे लगा होगा, वो जो वेरिएशन इन पोजीशन है और डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सेम डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, इसको हम पोजीशन आइसोमरिज्म कहते हैं। So this was our lecture for today. From tomorrow we are going to elaborate the other branches of the structural isomerism along with cis and trans and geometric isomerism. If you have any question, you can ask me in the next 1 minute, or you can ask me the question in the first 5 minutes of the next lecture. If you don't have any question, तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो बाकी टाइप्स को और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।